नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर भूगोल की एक ज़बरदस्त क्लास आप लोगों की लाया हूं। तो ये महत्वपूर्ण रहेगी सुपर टेट के लिए, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न हम यहां पे करा रहे हैं और सिलेबस में भी है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि यूपी टेट में भी जो पर्यावरण है उसमें अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल के। तो इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस सेशन में। लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो स्टार्ट करते हैं और आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करें कि 25 में से आप लास्ट में ज़रूर बताना अपना स्कोर कितने मार्क्स यहाँ पर ला पाते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर लेक कहाँ पर स्थित है। ये तो आसान प्रश्न है। तो सुपीरियर लेक कहाँ पर है, लेक कहाँ पर है या सुपीरियर झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? यूएसए में। और अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मीठे या ताज़े पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,100 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है, आप सभी बता देंगे। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। कई सारे प्रश्न इसी तरीके से आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा व्रत है? आर्कटिक व्रत, विषुवत व्रत, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जाए इनमें सबसे छोटा व्रत कौन सा है, तो वो आर्कटिक व्रत होगा। और अगर बात की जाए कर्क व्रत और मकर व्रत की, तो ये लगभग बराबर पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? इनका जो लगभग परिधि होगी, परिधि के रूप में बड़ा पूछा गया है फ्रेंड्स, लगभग बराबर होंगे। और विषुवत व्रत होता है, यह सबसे बड़ा होता है। कौन सा व्रत होता है? विषुवत व्रत, ये सबसे बड़ा होता है। आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? विषुवत व्रत। और विषुवत व्रत या विषुवत रेखा से हम जो व्रत, काल्पनिक व्रत खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? विषुवत व्रत कहते हैं। और जो विषुवत रेखा होती है वो क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विषुवत रेखा कहते हैं। याद कर लेना, 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी से जो काल्पनिक व्रत खींच दिया जाता है उसे विषुवत व्रत कहते हैं। और यह व्रत सबसे बड़ा होता है। इसके बाद पता है आपको, भूमध्य रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा को ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। याद कर लें फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा। किसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो व्रत है वो भी क्या होता है? छोटा होता जाता है। तो बिल्कुल विस्तार पूर्वक मैंने आपको यहाँ पे समझाया और आशा करता हूँ कि सभी को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः खालिस्तान की मौजूदगी में होता है। तो ये तो आसान प्रश्न है। ओजोन छिद्र मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन मंडल में पहुंचता है तथा सौरेख विकिरण को परावैंगनी किरणों द्वारा इसका विघटन होता है एवं क्लोरीन इसका यौगिक से अलग होकर ओजोन को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से ओजोन परत का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। प्रश्न आए कि इसमें किसकी अधिकता होती है या प्रचुरता होती है लैटेराइट मिट्टी में? तो किसकी होती है? लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो अगर हम एक प्रकार से कहें, लैटेराइट मृदा का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में होता है। अर्थात सरल भाषा में उष्णकटिबंधीय अर्थात उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, और आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो उत्तर निकल के क्या आएगा? याद करें, उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु प्रदेशों, जिसका मतलब होगा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं,
तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, आपने लगभग हर साल या 1-2 साल के अंतर पर देखा होगा कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग हैं, यहाँ पर भयानक आपदा आती है। किस रूप में? चक्रवात के रूप में, और जान माल की भारी नुकसान होता है। तो कहाँ, किस रूप में? चक्रवात के रूप में। और कहाँ पर? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर। कभी कभी हमने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भी देखा है, लेकिन अधिकतर आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो ये तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जो मेरियाना खाई है लगभग 11,032 मीटर। कितनी है? 11,032 मीटर इसकी क्या है? गहराई है फ्रेंड्स। किसकी? मेरियाना खाई की। और कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, फिलीपाइंस के पास। कहाँ पर? फिलीपाइंस के पास ही स्थित है। तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा, मेरियाना खाई। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं, तो पहाड़ी तीव्र ढालों पर मिट्टियों को कटाव अधिक होता है, इसलिए ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती हैं या मेड़बंदी की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? सोपान कृषि कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है? तो फ्रेंड, दिए गए विकल्पों की अगर बात की जाए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अगर दिए गए विकल्पों की बात की जाए, मैं जानना चाहता हूँ आप कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। सभी पहले आप खुद कोशिश करें। आगरा तो उत्तरी शहर हो जाएगा, ठीक है। आगरा क्या हो जाएगा? उत्तरी शहर हो जाएगा। और दिए गए जो शहर हैं उनमें सबसे दक्षिणी शहर होगा, वो होगा इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर या खड्ड बनते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी प्रश्न आता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है या पूछा ही गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अवनालिका या गली अपरदन से प्रभावित है? तो इसका आप सही उत्तर देंगे इटावा। कौन सा? इटावा। और इटावा आता है एक प्रकार से चंबल क्षेत्र के पास ही आता है, ठीक है। जो यहाँ पे चंबल का जिक्र किया गया है, जहाँ से चंबल नदी का मुख्य सबसे ज़्यादा वहाँ पर अपरदन पूरे देश में होता है अगर बात की जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब अवनालिका अपरदन सही उत्तर हो जाएगा। अवनालिका या गली अपरदन। अवनालिका या गली अपरदन क्या होता है? अवनालिका अपरदन के कारण मध्य प्रदेश के चंबल में खादर या खड्ड बनते हैं, ठीक है। यह क्या है? अवनालिका अपरदन अत्यधिक सतही जल प्रभाव के कारण गहरी नालियों का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे बड़ी अवनालिका या गली भी कहते हैं। इससे क्या होता है? भूमि को नुकसान होता है। पूरा का पूरा क्षेत्र एक प्रकार से बंजर होता जाता है, ऊसर होता जाता है, वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ है? चंबल रेंज को हुआ है या चंबल को हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इटावा को हुआ है। किसके कारण? अपरदन के कारण, जो वहाँ पर अवनालिका या गली अपरदन कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? यहाँ पर बड़े से तात्पर्य क्षेत्रफल से है। तो दिए गए भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल पोलैंड के बराबर किसका है? इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग तुक्का ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने एक प्रश्न नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं तो जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र है भारत का, उसका क्षेत्रफल लगभग पोलैंड के बराबर है। अगर महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 307, ठीक है, 307 710 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? वर्ग किलोमीटर। और अगर पोलैंड की बात की जाए तो पोलैंड का कितना है? 312 679। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फर्क फ्रेंड्स नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल यूरोप के पोलैंड के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जो एक विभ्रंश या घाटी है, उसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं, से बहती है?
तो नर्मदा नदी किस रूप में बहती? विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में। इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी का फ्रेंड्स उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। क्या है इसका उद्गम स्थल? अमरकंटक। इसकी लंबाई आए तो 1312 किलोमीटर। ठीक है, इसकी क्या है? लंबाई है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि कालिदास के मेघदूतम में नर्मदा को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसे संबोधित किया गया है रेवा नाम से। किस नाम से? रेवा नाम से। किस में? कालिदास के मेघदूत में। प्रमुख अगर आपसे शहर पूछे जाए नर्मदा नदी के तट पर, तो अमरकंटक उद्गम ही है, जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर, झाबुआ, ये प्रमुख शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर कब पहुंचता है, तो केरल तट पर पहुंचता है कब? 1 जून को। कब पहुंचता है फ्रेंड्स? 1 जून को ये केरल तट पर पहुंचता है। कब? 1 जून को। कहाँ पर? केरल तट में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केरल तट पर कब पहुंचता है? 1 जून तक। ठीक है, और 10 से 13 जून तक बम्बई तथा कलकत्ता में पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में। तो 15 जुलाई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण भारत में फैल जाता है कब तक? 15 जुलाई तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देश में दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि लाने के प्रयास को ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? दिए गए राज्यों में से सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन किस राज्य में होता है? और अच्छे से आप ईमानदारी से प्रयास करें। लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर बताना 25 में से कितने प्रश्न आप कर पाए। और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहें। और आप विश्वास माने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है सुपर टेट के लिए। तो दिए गए विकल्पों में से महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? सल्फर उत्पादक में अग्रणी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात क्या है? 0 से 6 वर्ष के आयु समूह का लिंगानुपात पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 914। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन देशों की सीमा तय करती है? तो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किसकी सीमा तय करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरंड रेखा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को हम सवाना घास मैदान या उसी को सवाना चारागाह कहते हैं। ठीक है, और सवाना जो चारागाह का विस्तार है वो कहाँ पर है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कटक के पास ही महानदी क्या करती है? एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, कटक से जितने प्रश्न थे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पछुआ पवने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी पवने भी कहते हैं। ठीक है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। ठीक है, इन्हीं स्थानीय हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। तो पश्चिमी पवने या पछुआ पवने एक ही हैं। और पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ पर होता है? 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, यहाँ के इन अक्षांशों को गरिष्ठता चालीसा कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, गरिष्ठता चालीसा का संबंध किससे है? पश्चिमी पवने या पछुआ पवनों से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बेसाल्ट लावा कहाँ पाया जाता है?
तो बेसाल्ट लावा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। पूरे दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है? बेसाल्टी लावा। और दक्कन का पठार की उत्पत्ति ही प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुई है। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं तो लावा के निक्षेप 2000 मीटर से अधिक गहरे हैं। और पूरे दक्कन ट्रैप में याद रखें काली मिट्टी का क्षेत्र जो कि कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब दक्कन ट्रैप कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ है? तो दक्कन ट्रैप का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी भाग तथा गुजरात के उत्तर पूर्वी भाग तथा तेलंगाना के उत्तर पश्चिमी भागों पर दक्कन ट्रैप है। ये सभी दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर क्या है? बेसाल्टी लावा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहते हैं। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो समुद्र का जल होता है वो क्या होता है? खारा होता है, और जबकि नदियों का जल मीठा होता है। तो जलीय पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता, अगर एक प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आता है कि जलीय पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होती है, किस क्षेत्र में होती है, तो आप याद रख लें सबसे अधिक उत्पादकता किस में होती है? एस्चुरी या ज्वारदान मुख में होती है। प्रश्न आया है इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दें। जलीय पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में होती है? तो ज्वारदान मुख में होती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में खारे पानी और मीठे पानी का मिश्रण होता है, जो प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान से समझना, खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका मिश्रण कहाँ पर होगा? ज्वारदान मुख में, एस्चुरी में, क्योंकि यहाँ पर खारा और मीठा दोनों जल का मिलते रहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अब हम आखिरी प्रश्न पर आते हैं, और जो भी आपका सुझाव हो, आपको पसंद आ रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो जो भी सुझाव हो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में रखना। इसके साथ साथ अपने मार्क्स भी बताना। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काली मृदा कपास की उत्पाद खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।